दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे हिंदी के अंतर्गत दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका 20 नंबर पूरा का पूरा पक्का हो जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत आप लोग कैसे 20 में 20 नंबर लेकर के आओगे, यानी आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है गद्यांश और पद्यांश के ऊपर। तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जानते हो कि जो क्लास 12 था यहाँ पर आपका गद्यांश भी रहता है 10 नंबर का और पद्यांश भी आपका 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो कहें यहाँ पर दोनों टॉपिक मिलाकर के टोटल आपका 20 नंबर के लिए बोर्ड के पेपर में आता है। तो वैसे तो काफी सारे छात्र यहाँ पर देखो गद्यांश को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन पद्यांश में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप लोग पद्यांश को पहचान नहीं पाते हो। ठीक है, अगर आप पहचान नहीं पाओगे तब आप लोग कैसे इसमें नंबर लेकर के आओगे पूरे पूरे, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आपको जैसे सॉल्व करने में और उसके जो बीच वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपको गद्यांश और पद्यांश आपका 10 नंबर के लिए अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसमें टोटल 5 प्रश्न रहते हैं एक टॉपिक के, ठीक है ना, 5 प्रश्न, और जिसमें से एक प्रश्न का कितना मिलता है 2 नंबर। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा मिलता है यहाँ पर कितना 10 नंबर रहता है आपको 5 प्रश्न को करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से, और इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पर हिंदी का एक देख सकते हो मॉडल पेपर है जो कि आपके पास यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे इन दोनों टॉपिक्स में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यहां पर पूरा आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो। यहां पर जो गद्यांश और पद्यांश का टॉपिक रहता है, शुरू में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं टोटल 10 नंबर के लिए। तो यहां पर खंड का में आपका गद्य और पद्य से ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनका मैं आपको सॉल्यूशन भी दे चुका हूं। देख सकते हो यहां पर सारे के सारे आंसर लगे हुए हैं। ठीक है ना, जो ज्यादा मतलब डार्क ब्लैक है यहाँ पर बोल्ड कलर से, वो सारे आंसर हैं सभी क्वेश्चन के। ठीक है, तो इनको तो आप देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखने को मिलता है, देखो गद्यांश। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, और यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 10 नंबर का बोर्ड के पेपर में आता है। अब यहाँ पर आपके पास एक दिया गया, जैसे कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था, और चंचल नील अलंकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। ये पूरा का पूरा दिया गया, और इसमें आपके इधर पीछे साइड में एक गद्यांश के रहते हैं टोटल 5 क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हो का नंबर खा गा घा ऐसे अंगा तक 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। एक आपका इसी के अथवा में रहेगा दूसरा गद्यांश। जैसे कि मान लो आपसे ऊपर वाला अच्छे तरीके से आप लोग, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे आप पहचान नहीं पाओगे, तो पहचानना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप पहचान नहीं पाओगे तो वहां पर आपके जो नंबर है वो कटते हैं, क्योंकि उसमें आपका संदर्भ पूछा जाता है, और अगर पहचान नहीं पाओगे तो संदर्भ आप लिख नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपके पास दूसरा विकल्प रहता है अथवा करके। तो जैसे आप इसको नहीं पहचान पाए, नीचे वाला देख लीजिए, नीचे दिया गया है निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा व्यापार फैलाते हैं वे, इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा को ही नहीं दूसरों को ही कलंक था, ऐसे करके ये दिया है। तो जैसे हमने पहला वाला पहचाना और हमें इसी को करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 3 का है, तो आप इस प्रकार से कॉपी पर आओगे और यहां पर करना क्या है, आपको ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, इतना कर लोगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालने के बाद इसमें संकेत देना होता है। संकेत के तौर पर यह बताना है कि आप लोग पहला वाला गद्यांश कर रहे हो या आप लोग दूसरा वाला गद्यांश कर रहे हो। तो जैसे इसको कर रहे हैं तो आप संकेत में शुरू के आपको 2 से 3 शब्द और लास्ट के 2 से 3 शब्द इस तरीके से लिख देना है। अशोक को जो सम्मान, ऐसे करके डैश डैश करके लास्ट का वर्ड लिख देना है। ये संकेत हो जाएगा। ब्लैक पेन से यहाँ पर आप संकेत भी लिख सकते हो, या ऐसे करके लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए इसके प्रश्नों पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे आप लोग करोगे, और 2 में 2 नंबर एक क्वेश्चन का कैसे लाओगे। 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ पूछ सकता है, या क्वेश्चन पूछता है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो हमने पहचाना कि ये आपका अशोक के फूल यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आप इस तरीके से करोगे क्या, यहाँ पर उत्तर डाल के संदर्भ लिखना स्टार्ट कर दोगे और लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है। देखो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैसे तो लिखने को सभी लोग लिखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपने जैसे ये लेखक का नाम हो गया और पाठ का नाम, तो हमने ब्लैक पेन से लिख दिया।
तो क्या होगा, थोड़ा सा ये यूनिक दिखेगा, हाईलाइट रहेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। इसी तरीके से जैसे कि पूछ ले कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। अब इसमें हमने जैसे कोई अंडरलाइन पोर्शन नहीं किया है, कोई एक पोर्शन मान लीजिए यहाँ से शुरू से लेकर के कोई बीच तक का हम लोग उसके नीचे रेखांकित कर दें, यानी अंडरलाइन कर दें, उसकी व्याख्या करिए। तो सबसे पहले आप इस तरीके से खा नंबर डाल के रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दोगे, और फिर जहां से जहां तक का पूछेगा अंडरलाइन रहेगा जो, उसी की व्याख्या करनी है। तो जैसे इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर इसमें यहाँ से कालिदास से लेकर के किया गया है ना, शुरू की लाइनों का ही आपको करना है। तो वैसे आसान होता है, गद्यांश का पद्यांश में ही समस्या आती है, तो उसको मैं आपको स्पेशल तरीके से अभी बताऊंगा। देखो इसकी व्याख्या ऐसे कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर कालिदास कालीन साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। लेखक का मानना है कि यह कहना तो कठिन है कि इससे पहले भारतवर्ष में अशोक का नाम कोई नहीं जानता था, किंतु इतना निश्चित है कि उसका महत्व जनजीवन में नगण्य नहीं था। ये इसकी व्याख्या कर सकते हो, मतलब कि पूरे का नहीं करना रहेगा, जहां से मतलब कोई 2 लाइनों का 4 लाइनों का ऐसे रहेगा, उसका आपको कर देना है। ऐसे ही जैसे तीसरा क्वेश्चन कह दे, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया। इसी क्वेश्चन का आंसर यहीं पर मिलेगा। देखो संस्कृत के कवि कालिदास जी ने मतलब अशोक को सम्मानित किया था। अब इसी को पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाकी कालिदास जी का नाम भी आया तो थोड़ा बहुत दिमाग भी आप लगा सकते हो। तो इसका ग नंबर का आंसर आप लिख सकते हो। यहां पर देखो तीसरा वाला ऐसे करके, संस्कृत के कवि कालिदास ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 लाइन में देखो लिखा गया और पूरा आंसर हो गया। तो एग्जैक्ट आंसर देना है, बढ़ा चढ़ा के जरूरत नहीं है यहाँ पर ज्यादा करने की। इसी तरीके से घ नंबर देखो लो, अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा इसमें आंसर नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, इसका क्या अभिप्राय निकल रहा है पढ़ने से, वो लिखना है। तो देखो कैसे इसका आंसर लिखोगे। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर का, यहाँ से अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन घ नंबर का आंसर यहां से लिख सकते हो। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए, 2-2 नंबर यहां से, यानी कि 2 चौको 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, असिंजनकारी तथा करड़ावतंस का अर्थ बताइए। जैसे यहां पर 2 वर्ड आए हैं आपके पास इसी गद्यांश में, एक है असिंजनकारी नुपुर बाल, वैसे तो असिंजनकारी का क्या अर्थ होता है, और एक आपका आया है कोमल कपोलों पर करड़ावतंस। करड़ावतंस का आपको अर्थ बताना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होगा, चलिए देखिएगा। यहां पर आपको इस तरीके से कर देना है। अंगा नंबर असिंजनकारी, असिंजनकारी का मतलब होता है आहत ना हो, और या तो बोल सकते हो भली भांति सुरक्षित। आहत ना होना मतलब घायल ना होना, और जो घायल नहीं होगा वो तो सुरक्षित होगा ना। करड़ावतंस का मतलब होता है कान के आभूषण। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों का आपका यहां पर ये हो जाएगा आंसर। अंगा नंबर तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट यहां से आपको मिलेंगे पूरे 10 नंबर, अगर इस तरीके से आप लोग गद्यांश को सॉल्व करोगे। फिर एक अथवा में है तो जैसे हमने ऊपर कर दिया, इसको छोड़ देंगे। यहां से आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये कह रहा है पद्यांश सॉल्व करने के लिए। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहां पर आपके सामने आप इसी तरीके से गद्यांश की तरह 2 पद्यांश भी दिए जाते हैं। ठीक है, यहां पर दिया है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब यहां से आपको इतना दिया गया है, इसी में आपको 5 क्वेश्चन ये दिए हैं, का खा गा घा अंगा। फिर इसी के साथ ये मान लो आपसे नहीं बना तो फिर आपको अथवा में एक चांस के लिए आपके पास यहां पर देख सकते हो अथवा लगा करके एक और आपको पद्यांश दिया जाएगा। जैसे यहां पर दिया है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्वासा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी सी मछली। ये आपके पास एक और दिया है ना। अब दोनों में से कोई सा भी एक आपको बेहतर तरीके से जो आ रहा होगा तो उसको आपको करना स्टार्ट करना, क्योंकि शुरू में ही आप देखोगे तो 15 मिनट यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट के टाइम में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए ही दिया जाता है। और 15 मिनट में अगर पूरा पेपर पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं, बार बार सोचना नहीं पड़ता। जब पढ़ोगे पूरा तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा बेहतर आ रहा है। मान लीजिए हमें ऊपर वाला अच्छी तरीके से आ रहा है तो हम लोग इसको करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 का है, इसलिए आपको यहाँ पर पहले डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 4। फिर आपको वही तरीका संकेत वाला जो मैंने एक बार बता दिया, संकेत आप लोग पहले जरूर डाल दीजिएगा। यहाँ पर हेडिंग डाल देना संकेत, और फिर जो भी आप जिसको कर रहे हो, 2 में से कोई सा भी कर रहे हो, उसको आप लोग शुरू के 2-4 अक्षर और लास्ट के 2-4 अक्षर लिख देना डैश डैश करके बीच में, वो हो जाएगा संकेत। तो क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा वाला किया है। जैसे हम
हम इसको कर रहे हैं, मैंने आपको संकेत के तौर पर लिखने के लिए बता दिया। अब इसको कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन इसी में कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कहां से लिया गया, तो पवन दूतिका का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके कवि हैं यानी रचयिता हैं, हमें पता है। तो करेंगे क्या, यहां पर संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखना स्टार्ट कर देंगे। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका, वही चीज ब्लैक पेन से देख सकते हो, एवं इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी हैं। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, इतना लिखना है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इतना ही लिखना है। इसके बाद यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेशा भेजा। अब ये पाठ आपने पढ़ा होगा तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि इसमें राधा जी पवन यानी वायु से कृष्ण जी को संदेशा भिजवा रही हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से खा नंबर डाल दोगे, पवन दूतिका द्वारा राधा जी ने कृष्ण जी को संदेशा भिजवाया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, रेखांकन की व्याख्या। अब व्याख्या में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए आपसे शुरू की 2 लाइनों का व्याख्या पूछे, अंडरलाइन रहेगी, ठीक है ना, शुरू की 2 लाइनों का, तो कैसे लिखोगे, मेरे प्यारे नौजलस से। इस लाइन में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्यता के बारे में बताएगी कि वह देखने में कैसे रहेंगे, वायु को परिचय दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे रहेंगे, उनको जाकर के संदेशा देना है ना। जाके आए ना मधुबन से, ना भेजा संदेशा, मतलब जब से वो मधुबन से गए हैं वो तब से कोई भी संदेशा उन्होंने नहीं भेजा और ना ही वो वापस आए हैं। तो इसलिए रेखांकन की व्याख्या हेडिंग जरूर डाल देना। फिर लिखना, राधा पवन से कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण जब से मथुरा गए हैं वापस नहीं आए और मैं रो रो के व्याकुल हूँ, और वहां से मतलब वापस नहीं आए। जितना भी आपके माइंड में जो चीजें आएंगी उसको इस व्याख्या में फिर आपको छाप देना है, मतलब अपने से लिखना है। जरूरी नहीं कि जो किताब में आपने पढ़ा वही याद होना चाहिए। इसको समझ में आपको जो आए अच्छे तरीके से, आपको पूरा समझ में तो आ जाएगा ना यार, एक बार पढ़ने से इतना इजी होता है, आप कर देना, उसको आपको लिखने से मिल जाएंगे पूरे 2 नंबर। लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल, अच्छी भाषा का, और हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसे घ नंबर, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो किस प्रकार से किया गया, देखो, मेरे प्यारे नौजलस से कंज से नेत्र वाले, मतलब यहाँ पर वर्णन कैसे किया गया, तो बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। इस प्रकार से आप इसको कर दोगे। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, रस पूछा है, तो भैया इसमें आप देखोगे, मेरे प्यारे नौजलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिया विरह में, इसमें करुण रस होगा। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें राधा जी अपना विरह वर्णन कर रही हैं, मतलब कि एक प्रकार से याद कर रहे हैं श्री कृष्ण को, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा करुण रस, यानी कि शोक है, राधा जी दुखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझना पड़ेगा, है ना। ये आपको कहीं इसमें दिख नहीं रहा कि शोक है, करुण रस है, कौन सा रस है, हास्य रस है, वीर रस है, ये समझ करके ही आप यानी पंक्तियों को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा खुद ब खुद कि भाई आखिरकार इसमें है क्या। तो उम्मीद है कि यार आप सारे क्वेश्चन को आप कर लोगे, और इसके भी क्वेश्चन वही आपके 5 रहेंगे। जैसे यहाँ पर एक में तो शीर्षक और रचयिता का नाम मतलब संदर्भ ही पूछ रहा है, और बाकी के 4 क्वेश्चन आपके वही, एक रेखांकन की व्याख्या रहेगी और 3 क्वेश्चन आपके इसी मतलब पद्यांश के अंतर्गत रहेंगे। तो इस तरीके से आपको गद्यांश और पद्यांश वाले सारे टॉपिक्स को सॉल्व करना है। उम्मीद करेंगे कि यार आज का ये क्लास आपको थोड़ा सा बेहतर लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह जो है कर देना। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ऐसी प्रकार से सॉल्व कराया जाएगा, और सारा कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।